मैं अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे और इसका पहला पार्ट आज करेंगे, अगला पार्ट फिर आगे करेंगे, मतलब हो सकता है कल ही कर लें। उससे पहले कि हम आगे चलें, हम लोग बेसिकली क्लासरूम टीचर हैं और हमारा ये प्रयास है कि क्लासरूम टीचिंग ही शिक्षण का सबसे प्रभावी और बच्चों के लिए फायदेमंद मेथड है। तो हमारा एक ये भी संदेश है कि क्लासरूम में लौटिए और जो टीचर लेक्चर डिलीवर कर सकता है आपको, उनसे पढ़िए। गला फाड़ कर चिल्लाकर नहीं शिक्षण होता है। तो रिटर्न टुवर्ड्स द क्लासरूम एंड हैव द क्वालिटी टीचर्स हु कैन एक्सप्लेन। लेक्चर मतलब जो लेक्चर दे सके। तो द बेसिक क्वालिटी ऑफ द टीचर इज टू लेक्चर इन द क्लासरूम, टू कन्विंस यू थ्रू द लेक्चर एंड आर्गुमेंट्स। लेकिन ये मजबूरी है आज के समय की। तो हम भी चाह रहे हैं कि हाँ, आप रियलाइज करें इस बात को कि केवल पॉइंट और प्रश्नों को देखकर पढ़ाना नहीं होता है। किसी मुद्दे पर जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं अच्छा होगा, आप मुख्य परीक्षा में तो नहीं निकल पाएंगे। अब जो निगेटिव मार्किंग बीपीएससी कर रहा है, उसमें प्रीलिम्स में भी निकलना मुश्किल होगा, जैसे यूपीएससी में हो रहा है। तो कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। जो ऑनलाइनर किताब से या ऑनलाइनर पढ़ाने वालों से, मजाक करने वाले, चुटकुला पढ़ाने वालों से मुश्किल है। फिर भी हम लोग आते हैं अब मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक शासन किया। 1320 से 1412, 1412 तक। तो जो सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 तक है, इसमें लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। पहला नंबर ये जानना। फिर हम लोग यह देखते हैं कि जब ये तुगलक वंश है, इसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक अथवा गाजी मलिक के द्वारा हुई। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक प्रमुख सेनापति था, जिसकी जिम्मेदारी सीमा प्रांत में मंगोलों से लड़ने के लिए थी। और उसको गाजी उपाधि भी इसीलिए मिली थी कि उस जमाने में मंगोलों को लगभग 22-23 युद्धों में उसने हराया था। तो गाजी मलिक की उपाधि उसे मिली थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब 1316 में मरा, तो मुबारक शाह, उसके पहले शिहाबुद्दीन उमर एक बच्चा था, उसको गद्दी पर बैठाया गया। और फिर उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बना। लेकिन मुबारक खिलजी को उसकी आदतें एवरेटेड आदत थी। बाद में उसकी हत्या हो गई और एक इंडियन मुसलमान खुसरो शाह, ये अब पहला मौका है जब कोई भारतीय मुसलमान सुल्तान की गद्दी पर बैठा। खुसरो शाह वह बरादू ट्राइब का था और इन लोगों के द्वारा गिरफ्तार करके गुजरात से दिल्ली लाया गया था और फिर वो मुसलमान बना। और खुसरो शाह परिस्थिति ऐसी बनी कि उसको सुल्तान बनना पड़ा। वो चाहता नहीं था, लेकिन बनना पड़ा। तो खुसरो शाह रहा, लेकिन वह भारतीय मुसलमान था, नियो कन्वर्ट था। हालांकि दिल्ली के अधिकारियों ने खुसरो शाह को सुल्तान मान लिया, क्योंकि उन लोगों में पद पोस्ट उसने बांट दिया। लेकिन गाजी मलिक ने उसका विरोध किया और उसने दिल्ली पर हमला किया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं, ऐसी घटनाएं हैं कि बाई चांस किस्मत बदल जाती है। यह भी ऐसा ही था। गाजी मलिक को खुसरो शाह ने हरा दिया था। युद्ध खत्म हो जाने के बाद खुसरो शाह के सैनिक लूटपाट में लग गए और
खुसरो शाह 4-5 अपने सहयोगियों के साथ टीला पर खड़ा था और जैसे ही गाजी मलिक ने उसे देखा, मौका मिला, उसने सीधे हमला कर दिया। तो जीता हुआ युद्ध खुसरो शाह हार गया। 1320 में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। 1320 से 1324 तक उसने शासन किया। दिल्ली में भी कुछ गड़बड़ी हुई थी और उसी के जमाने में निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े शिष्य थे। कुछ झंझट था जिसके कारण निजामुद्दीन औलिया पर आरोप था कि निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में रोज सैकड़ों आदमी भोजन करते हैं। तो लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक का कान भरा कि हाँ, खुसरो शाह ने उनको बहुत सारा धन दिया था, दान दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि जो राज्य का धन खुसरो शाह ने आपको दान में दिया था वो लौटाइए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अल्लाह का धन था, अल्लाह को दे दिया, जनता का धन था, जनता को खिला दिया। इस पर गयासुद्दीन तुगलक बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसी समय गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान पर जाना था और वो चला गया। लोगों ने निजामुद्दीन औलिया से इसी में कहा था कि जब गयासुद्दीन तुगलक वापस लौटेगा तो आपको सजा देगा। उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली हुनूज अस्त, दिल्ली दूर है। संयोग ऐसा हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट नहीं पाया। दिल्ली में प्रवेश के पूर्व ही उसके स्वागत समारोह जो हुआ उसी में उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रीलिम्स देने वाले भी एक बात याद रखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने हमारे मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया। और उस जमाने में वहां के शासक थे हरि सिंह देव। मिथिला के शासक थे हरि सिंह देव, जिनको गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया। खैर, अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस संदेहास्पद परिस्थिति में हुई उसके बारे में भी इतिहासकारों में विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आगे का मोहम्मद बिन तुगलक है, प्रिंस जौना, उसी ने कुछ षड्यंत्र करके अपने पिता को मरवा दिया। हालांकि इस पर उतना ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि दिल्ली प्रवेश के पूर्व गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था और उसी स्वागत समारोह में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इट कैन बी बाई चांस, इट कैन बी कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हो सकता है उस जमाने में या किसी जमाने में सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी षड्यंत्र करता है, आज भी करता है, वो तो राजतंत्र था। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहास में बहुत सारी विवाद है, विवादास्पद कमेंट्स हैं और उसको हम लोग आज भी, जैसे अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया तो हमारे एक कोई मित्र कह रहे थे तुगलकी फरमान आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उस तरह की चीजों से लिया जाता है जो अस्थिरता को दर्शाता है, इनकंसिस्टेंसी को दर्शाता है या रेकलेसनेस को दर्शाता है, या उसी तरह के उदाहरण दिया जाता है और उसके चरित्र का एक पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है और बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ हम लोग सिस्टमेटिक आज पहले पार्ट में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे और अगला क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन को बताएंगे। ये बीपीएससी यूपीएससी जिसमें भी आप पढ़े, अगर इतना भी आपको ध्यान में रहेगा तो किसी भी इम्तिहान के लिए आपके लिए एनफ होगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम इतिहास में मूल्यांकन करते हैं, कथा कहानियों, फेसबुक और व्हाट्सएप में नहीं, जब इतिहास में किसी के बारे में मूल्यांकन करते हैं तो हम प्रमाणों को खोजते हैं। अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ भी कह रहे हैं तो ऑन व्हाट बेसिस, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जानना कि मोहम्मद बिन तुगलक के 3 कंटेम्पररी हिस्टोरियन हैं, समकालीन इतिहासकार हैं। एक है जियाउद्दीन बर्नी, एक है इब्न बतूता
और तीसरा है इसामी। ये तीन मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी हिस्टोरियन है। They themselves saw मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता उसके दरबार में बहुत दिन रहा, दिल्ली में बहुत दिन रहा। जियाउद्दीन बर्मी का मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सम्मान करता था और मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में जियाउद्दीन बर्मी एक छोटे मोटे राजा की तरह रहा। यानी सबसे अधिक अगर धन दौलत या दान जियाउद्दीन बर्मी को किसी ने दिया तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। तीसरा था इसामी, वह भी दिल्ली में ही था। अब तीनों कंटेम्पररी है, तो अगर, और ऐसा नहीं था इतिहास में कि हर आदमी को एक साथ तीनों किताब किसी को मिल गया। जियाउद्दीन बर्नी तो दिल्ली में रहा, इसामी दक्षिण चला गया और इब्न बतूता जब अपने घर लौटा तो अपने घर पे उसने किताब लिखा रहला। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग किताबें थी, लेकिन उसमें जरूर बात यह है कि अगर किसी को जियाउद्दीन बर्नी की किताब मिली तो वह जियाउद्दीन बर्नी की किताब को ऑथेंटिक मानकर लिख सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने आंखों देखा विवरण दिया कि जियाउद्दीन बर्नी was contemporary to मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी ओर अगर किसी को इब्न बतूता मिला तो इब्न बतूता भी कंटेम्पररी टू मोहम्मद बिन तुगलक है, और इसामी का किताब किसी को मिला तो वो भी कहे कंटेम्पररी है। लेकिन आज भले हमको सभी किताबें एक साथ मिली हैं, लेकिन उस जमाने में किसी को भी सभी किताबें एक साथ नहीं मिली। अब ये देखा जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी का मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या संबंध रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, इब्न बतूता का क्या संबंध रहा, या इसामी का क्या संबंध रहा। उसके लिए मैं एक आपको समकालीन उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के बिहार में लालू जी थे, तो लालू जी के जो समर्थक हुए उन्होंने लिखा लालू चालीसा, और लालू जी को जो विरोधी हुए उन्होंने लिखा चारा चोर घोटाला चोर किताब। अब मान लीजिए 1000 साल बाद किसी को लालू चालीसा मिलेगा, तब वो लालू जी के बारे में क्या लिखेगा आप समझ सकते हैं। और किसी हिस्टोरियन को, किसी लेखक को चारा चोर घोटाला चोर मिला तो वो लालू जी के बारे में क्या लिखेगा। व्यक्ति एक और एकदम से कंट्रास्ट ओपिनियन आएगा। बीच बीच का ओपिनियन तभी आएगा जब उस व्यक्ति को दोनों किताब मिले और भी स्रोत मिले, तो निश्चित रूप से इसके दिमाग को स्ट्राइक करेगा कि ये इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है और ये इतनी बुराई क्यों कर रहा है। तो इसलिए परसों की क्लास में जो हमने बोला था कि किताब से पहले लेखक को जानिए, तो लेखक कौन है, तब आपको उसके विचारों का गहराई समझ में आएगा। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन तीनों लोगों के कहे बातों पर विश्वास किए जाने के पूर्व, अब जो मोहम्मद बिन इतिहास में 2 लोगों का चरित्र का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हुआ है सो हुआ है। अब ये देखा गया कि जियाउद्दीन बर्नी का पूरा पृष्ठभूमि, इब्न बतूता का पृष्ठभूमि और इसामी का पृष्ठभूमि। देखिए, सबसे पहले जो जियाउद्दीन बर्नी है उसने 2 किताबें लिखी। एक फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का एकमात्र एग्जॉस्टिव और ऑथेंटिक और इंफॉर्मेशन का स्रोत है। उसी के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, सारे के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स का हमको प्रमाण मिलता है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो था वो बहुत ही कट्टर धर्मांध व्यक्ति था, और उसकी धर्मांधता उसकी किताब में नजर आती है। वह एंटी हिंदू है, जहां मौका मिलता है वो हिंदुओं के खिलाफ लिखता है, बोलता है, और अपने किसी पात्र से, वह लेखक है, वह पात्र को क्रिएट कर सकता है। कौन देखा कि हाँ मोहम्मद जो बर्नी लिख रहा है उस समय वो आदमी था या नहीं। तो वह अपने मन की बात, अगर उसके मन की बात को किसी राजा ने नहीं कहा
तो किसी अन्य पात्र को खड़ा करवा के वो बोलवा देता है कि ऐसी बात है, वो बात है। तो जियाउद्दीन बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ा सम्मान दिया, बड़े ही अच्छे से रखा, दान दक्षिणा सब दिया। लेकिन जब फिरोज तुगलक शासक हुआ तो फिरोज तुगलक को लोगों ने जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बहुत सारी शिकायतें की, जिसके कारण जियाउद्दीन बर्नी को फिरोज तुगलक ने जेल में डाल दिया। जियाउद्दीन बर्नी ने जेल में तारीखे फिरोज शाही लिखी। उस समय बुरा हो चुका था और उस किताब में बहुत सारे एरर्स हैं, लेकिन वो किताब लिखी गई और फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए। स्वाभाविक है कि उस किताब में वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत अच्छा ज्यादा नहीं लिख सकता था, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था फिरोज तुगलक को खुश करना। तो उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करना स्वाभाविक होगा। जिसके बारे में गीत गाएगा उसके बारे में ज्यादा लिखेगा। तो उसके साथ एक समस्या हुई। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था, अफ्रीका का ट्रैवलर था, एंड ही ट्रेवल्ड ए लॉट। कहा जाता है कि 90,000 मील की यात्रा की। पढ़ा लिखा मौलवी था। कहा जाता है कि उसको भी सपना आया कि उसको चीन जाना है, और उस यात्रा पर वो निकला। उसी क्रम में घूमते फिरते वो भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का बड़ा ही सम्मान करता था। कहा जाता है कि अपनी सीमा पर जाकर उसने इब्न बतूता का सम्मान किया, उसे पूरे सम्मान सहित दरबार में लाया, दिल्ली का काजी बनाया। लेकिन काजी के रूप में इब्न बतूता ने भ्रष्टाचार किया। मोहम्मद बिन तुगलक भ्रष्टाचार या इस सब मामले में बहुत ही सख्त रुख अपनाता था। इसको सजा, मतलब मोहम्मद बिन, उस जमाने में मौत की सजा प्रायः दी जाती थी। और मोहम्मद बिन तुगलक में दिक्कत क्या था कि इस मामले में कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सजा देता था बहुत ही क्रूर सजा देता था। जैसे अगर वो मारेगा तो आपका गर्दन नहीं काटेगा, वह दरबार में खड़ा करके जिंदा आपका खाल खिंचवा देगा। दिस वॉज एक्सेप्शनल टाइप ऑफ पनिशमेंट। और आप पर ज्यादा नाराज है तो मतलब एक तो जिंदा खाल खींचा, तो सिंपली इमेजिन किस तरह का हुआ होगा स्थिति। और ज्यादा नाराज है तो आपके खाल में भूसा भर के दिल्ली में घुमाएगा। ज्यादा नाराज हुआ तो अन्य प्रांतों की राजधानियों में भी घुमा देगा। वह सोचता था कि इससे लोग डर जाएंगे, दहल जाएंगे और अपराध नहीं करेंगे, सुल्तान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन इससे डर के बदले सुल्तान के प्रति घृणा फैल गई। खैर, एक ये भी पक्ष है। तो इब्न बतूता को उसने जान तो नहीं मरवाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की माँ इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित थी। उन्होंने इंटरफेयर किया तो इसको जेल में केवल डाल दिया गया। बाद में जेल से रिहा हुआ और फिर इसने सुल्तान से कहा कि मुझे चाइना भेज दीजिए। सुल्तान ने इसको बहुत सारे साजो सामान के साथ चाइना भेजा। लेकिन जब वह केरल के तट के आसपास आया तो उसे समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लेकिन डर के मारे वो फिर लौटकर दिल्ली नहीं गया और किसी तरह से चाइना लेकिन पहुंचा, और फिर चाइना से लौटा अपने घर और वहां जाके रेहला लिखा। तो इब्न बतूता में एक बात है कि रेहला चूंकि दरबार में नहीं लिखा गया, वह अपने घर जाकर लिखता है। तो दरबारी दबाव में लिखे गए जो लेखक पर दबाव होता है, वो दबाव इसको नहीं झेलना पड़ा। लेकिन इसके दिमाग में रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जेल में डाला। तीसरा लेखक है इसामी। इसामी एक मुस्लिम विद्वान था। दिल्ली में उसके पूर्वज बहुत दिनों से रह रहे थे। लेकिन जब राजधानी परिवर्तन हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कम से कम उच्च घराने के सारे मौलवियों को, विद्वानों को, सूफियों को, अधिकारियों को दौलताबाद जाने के लिए मजबूर किया। उसमें इसामी को भी जाना पड़ा। लेकिन इस यात्रा में उसके परिवार के कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई। इससे इसामी बहुत ही नाराज हुआ और उसका सोचना था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जबरदस्ती भेजे जाने के कारण ही
हमारे परिवार को इन हादसाओं का सामना करना पड़ा, और जो बहुत दिन से दिल्ली रह रहा था उसे दौलताबाद जाना अच्छा नहीं लगा। तो इन सारे क्रोध को इसामी ने अपने किताब में इसके खिलाफ लिखकर निकाल दिया। तो बहुत सारे मामलों में ये तीनों के तीनों इतिहासकार प्रेजुडिस्ड हैं, कारण अलग अलग है। इसीलिए जब इनके कथनों को हम मूल्यांकन करेंगे इतिहास में, तो इनके पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ता है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करते हैं तो लॉजिकल है या ना। आलोचना करना कोई भी गलत नहीं है, बट इट वाज लॉजिकल और इमोशनल और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर फैक्टर्स, तो उसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये कंटेम्पररी हिस्टोरियंस है। बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का एक प्लानिंग के तहत इतिहास लिखा गया। अगर एलियट और डाउसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन लिखा है, तो वो एक सिलेक्टिव राइटिंग। जैसे आजकल आप देखते हैं कि यहाँ की कोई भी नेता कुछ बोलता है और अखबारों में या टीवी में चल जाता है, तो वही नेता बोलता है कि मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाया। इतिहास इस किताब में वैसा ही है। अंग्रेजों को जो बातें सूट की उसको उन लोगों ने लिख दिया, और जो सूट नहीं की उसको छोड़ दिया। तो अगर हमको बदनाम करना है, तो अगर हमने किसी को कहा कि भाई ये आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी शराब पीता है, तो इसका दो भाग हुआ। ये आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी शराब पीता है। अब आप पर है कि आप बदनाम करना चाहेंगे तो लिख देंगे कि ये तो बोल रहे थे कि शराब पीता है। अगर कोई न्यूट्रल होगा तो बोला कि नहीं पूरा स्टेटमेंट ये है। तो इतिहास में भी ये होता है, हर जगह ये होता है। इसलिए इन लेखकों के आधार पर अगर अंग्रेजों ने कुछ लिखा, तो अंग्रेजों का भी वही आदत था कि वो भी प्रेजुडिस्ड थे, दे वर पार्शियल और दे हैड ए ऑब्जेक्टिव। तो अगर बदनाम, और उन लोगों ने मुस्लिम शासन को बदनाम किया है। आज जो लोग किसी भी मुसलमान शासक के बारे में बोलते हैं, इस पर भी हम लोग कभी एक लेक्चर में बात करेंगे। तो अंग्रेजों ने हिंदुओं के 1857 से पहले अंग्रेज प्रो हिंदू थे, एंटी मुसलमान थे। क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से भारत की सत्ता छीनी थी और मुसलमानों से लड़ने में उन्होंने हिंदुओं का साथ लिया। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बदल गई। इसीलिए उससे पहले जो भी किताबें लिखी गई उसमें अंग्रेजों ने मुसलमान शासकों की आलोचना की है, और बहुत जगह बेसिन पर भी हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों को इन्फ्लेट करके लिखा है। हमारा ये नहीं कहना कि अत्याचार नहीं हुआ, राजा है, हर आदमी अत्याचार किया है, हर आदमी अच्छा काम किया है, लेकिन इंटेंशनल लिखना ये अंग्रेज इतिहासकारों का शुरू से लक्षण रहा है। जैसे प्राचीन भारत में उन लोगों ने ब्राह्मणों को उसी तरह से टारगेट किया है, तो उनका टारगेट फिक्स होता था कि कहां टारगेट करना, तो वो एक पार्शियल हिस्ट्री राइटिंग। इसीलिए हमें लॉजिक लगाना होता है, तर्क लगाना होता है कि अगर कोई आदमी जो कह रहा है वो क्या बात कह रहा है। अब कुछ हम लोग शुरू करें उससे पहले जिन इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक पर आरोप लगाए हैं, पहले थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 4-5 योजनाएं बनाई थी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है, राजधानी परिवर्तन है, टोकन करेंसी है, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इसके अलावा दोआब में रेवेन्यू सुधार है ना, इंक्रीज इन टैक्स इन दोआब, कराची अभियान और खुरासन अभियान। लेकिन इसमें कोई भी जो मतलब कराची और खुरासन अभियान तो एक अलग मिस एडवेंचर है, लेकिन तीन जो बात है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 5-6 साल मतलब मैक्सिमम 7 साल के पास वापस हो गया।
टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वापस हो गया। दुआब में कर वृद्धि दुआब को बर्बाद कर दिया। यानी इनकंसिस्टेंसी का आरोप मोहम्मद बिन तुगलक पर सभी इतिहासकारों ने लगाया। किसी ने कहा कि सुल्तान वाज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ क्रिएशंस, आश्चर्य था अपने जमाने का। किसी ने बदनसीब आदर्शवादी कहा, बदनसीब था। किसी ने उसको रक्त पिपासु, ब्लड थर्स्टी और खूनी कहा। बर्नी ने कहा या उसके जो भी गुण अवगुण है उसके बारे में कहा गया कि ऐसा सुल्तान जिससे जनता मुक्त होना चाहती थी। ये भी कम बड़ा आरोप नहीं है कि आप शासक है और जनता ईश्वर से प्रेरणा करेगी इस शासक से हमको कब मुक्ति मिले। एक इतिहासकार ने लिखा कि वह विरोधाभासी गुणों का जीता जागता नमूना था, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स था। पाश्चात्य इतिहासकारों ने लाइन लगा के उस पर लांछन लगाए। मॉन्यूमेंट ऑफ फेल्योर बोला है, इनकंसिस्टेंट बोला है, सनकी बोला है, इंसेन बोला है, पागल बोला है। हर तरह के आरोप उस पर लगाए गए। अब इसके इस तरह के जो आरोपों का एक तरह से बाछौर है, प्रहार है, इन चीजों के पीछे आरोप लगाने वाले का पृष्ठभूमि भी देखा जाता है। और फिर जिस पर आरोप लगा रहे हैं, न्याय यही होता है कि जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसका भी पक्ष जाने या उसके व्यक्तित्व के बारे में जाने। पहला नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 26 साल शासन किया, 26 ईयर्स शासन किया। अगर 1324 या 25 से ही ले तो 1351 तक शासन किया। आप यहां 4 साल में जनता बदल देती है शासक को। राजतंत्र भी था तो बहुत कम शासक इतिहास में हुए हैं जो इतने लंबे शासन कर पाए। तो क्या कोई सनकी, पागल, इनकंसिस्टेंट शासक होगा, क्या वो 26 साल शासन कर पाएगा? जब आप लगाए गए आरोपों के दूसरे पक्ष को देखते हैं, आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, आपका मन है, जो भी बोलिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस बात को रियलाइज करें कि क्या जो व्यक्ति इस तरह का पागल होगा, इस तरह से आरोप का ब्लड थर्स्टी होगा, इस तरह जिसके पीरियड में लगभग 21 विद्रोह हुए तो क्या वैसा आदमी 26 साल शासन कर पाएगा? एकदम संभव नहीं है। वह राजतंत्र में या कोई तंत्र हो, इस तरह का आदमी इतने लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता था। उसी के लोग उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का जो मूल्यांकन किया, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के जो पॉजिटिव पक्ष है। मोहम्मद बिन तुगलक की बुद्धि असाधारण रूप से मौलिक थी। ही वॉज टोटली इनोवेटिव पर्सन। इनोवेटिव का मतलब होता है जो नया कर रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन करेंसी और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इनोवेटिव स्टेप है। नोबडी कैन डिनाई इट। अगर हम लोग आगे चलकर मेरिट ऑफ द डिसीजन देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन और अंतिम रिजल्ट अलग होता है, लेकिन पहले आपको यह देखना होगा कि डिसीजन क्या था, गलत था या सही था। तो मेरिट ऑफ द डिसीजन कहीं से उसका कोई गलत नहीं था, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो पहला जो उसका गुण है, उसकी असाधारण रूप से मौलिक थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो पूरे भारत के राजनीतिक एकीकरण का सपना देखता था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर केवल हमला किया और लूटा और ट्राइब्यूट लिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर शासन करने का प्रयास किया।
अब आप हिंदू मुसलमान बाद में करते रहिएगा, लेकिन पहले एज ए रूलर उसको देखिए। अगर उसके ताकत थी तो उसने अधिकार किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत को भी उत्तर भारत के साथ के शासन के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास किया, जो आगे चलकर अकबर ने उसको और बढ़ाया। तीसरा नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में मध्य एशिया टर्मोइल पॉलिटिकल कंडीशन में था और ये संभावना थी कि अगर इधर से उधर आक्रमण किया जाता तो इधर का शासक उधर कब्जा कर सकता था। लेकिन उसके द्वारा सेना के रिक्रूट करने के बाद भी चूंकि दिल्ली में 7 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दिल्ली की ग्रैंड आर्मी डिस्ट्रॉयड हो गई और दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन भी बर्बाद हो गया, जिसके कारण वह मध्य एशिया अभियान नहीं कर पाया। लेकिन ही हैड प्लान्ड बिकॉज ही न्यू दैट सेंट्रल एशिया इज इन अ क्योटिक पॉलिटिकल कंडीशन। तो ये पहला आदमी था जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का, पॉलिटिकल सिचुएशन का अच्छा जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, द मोस्ट लर्नेड सुल्तान। वह उसके दरबार में आप चाहे जिस भाषा में बात करते, आपसे उस भाषा में बात करने में सक्षम था। आप जिस विषय पर बात करते उस विषय पर बात करने में सक्षम था, इवन बॉटनी, जूलॉजी, हर चीज पर, है ना। तो वह विद्वता में अनपैरेलल है दिल्ली सल्तनत में। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसके द्वारा हिंदुओं के होली में भाग लिए जाने का प्रमाण मिलता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो हिंदुओं के होली में भाग लेने का प्रमाण है। अकबर इसको और एक्सटेंड करेगा। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने कहा कि सरकारी नौकरियों में धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। उस जमाने में वह कह रहा है कि मेरिट विल बी द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, नॉट कास्ट और रिलीजन। यह समझने की बात है कि उस जमाने में इसके द्वारा वह अपने प्रशासन को एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक में ये सारे गुण थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अफसोस है कि असफल हुआ। लेकिन उसके चरित्र के बारे में भी जियाउद्दीन बर्नी हो, इसामी हो या इब्न बतूता हो, बहुत गलत नहीं बोलता। जियाउद्दीन बर्नी उसको अस्थिर नहीं मानता है। जियाउद्दीन बर्नी उसका कंटेम्पररी है, लेकिन वह मोहम्मद बिन तुगलक को अस्थिर नहीं मानता है। इसामी कहता है कि वह वसूल का पक्का था। इसामी जो उसका इतना बड़ा क्रिटिक है, वह भी कहता है कि वो वसूल का पक्का था। इब्न बतूता जो है वह भी उसके बारे में बहुत निगेटिव नहीं बोलता है। तो समकालीन इतिहास में जो भी लेखक हैं वह उस तरह की बात नहीं लिखते हैं जिस तरह की बात अंग्रेज इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फैलाया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं, ये किसी सिलेक्टेड उदाहरण के आधार पर अंग्रेज इतिहासकारों ने फैलाया ताकि मुसलमान शासकों को हिंदुओं की नज़र में बदनाम किया जा सके और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ किया जा सके। निश्चित रूप से वो अपने षड्यंत्र में सफल रहे, जिसके कारण आधुनिक भारत में जिस तरह की बातें हुई और देश बंटा और हिंदू मुसलमान का गेम अभी भी चल रहा है, यह अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा बिछाया गया एक जाल है जो अभी तक हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। और अंग्रेज इतिहासकारों के कहे गए बातों को हम ऐतिहासिक रूप से सत्य मानते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी षड्यंत्र का एक शिकार सुल्तान है। कल हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन को विस्तार से पढ़ेंगे।
जो बीपीएससी में भी अगर टिप्पणी भी आता है, अगर हमने इतना बताया इसको पॉइंट वाइज भी कर लेंगे तो आप मोहम्मद बिन तुगलक पर टिप्पणी आराम से लिख सकते हैं। और कल हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल को देखेंगे उतने ही विस्तार से, तो आप आंसर भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।